नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मेरे दोस्त, आज जो है हम लोग प्लांट असिस्टेंट 2018 का जो पेपर है उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पुराने पेपर 15 से 16 पेपर जो हैं हमारे लाइन अटेंडेंस, टेस्टिंग असिस्टेंट, प्लांट असिस्टेंट, टीओ के सारे पेपर जो हैं टेलीग्राम में डले हुए हैं, वहां से आप लोग जो है पूरे पेपर देख सकते हैं। दोस्तों, प्लांट असिस्टेंट का जो पेपर है, देखिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ से जो है कुछ ना कुछ सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। किस टाइप का पेपर आता है, आप सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे। और दोस्तों 100 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से जो है वीडियो को, आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है मेरे दोस्त की, वीडियो को अगर आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, पसंद आता है, सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आते हैं मेरे दोस्त, आप वीडियो को लाइक कर दें। और जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, प्लांट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, सबसे पहले तो देखिए प्लांट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसमें जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका आईटीआई है मेरे दोस्त, अभी जो 2025 में जो वैकेंसी आई है प्लांट असिस्टेंट की, अगर आपका आईटीआई है और 10th में अगर आपके 60% प्लस हैं, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी, एसटी एससी के 60% और ओबीसी जो है, ओबीसी के अगर 65% है 10th में, ठीक है, तो आप फॉर्म प्लांट असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्लांट असिस्टेंट की जॉब जो है दोस्तों, बहुत शानदार जॉब होती है प्लांट असिस्टेंट की। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, सिलेक्शन आराम से होगा। पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पीडीएफ में पढ़ लेंगे, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। अरे बड़े भाई मेरे, कि पीडीएफ पे आपको उतनी ही चीज़ें समझ में आएगी। पीडीएफ को चीज़ें, आप जब कोई चीज़ देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। आप जो है पूरी क्लास देखें, मेरी एक ही गुजारिश रहती है कि आप जो है पूरा वीडियो को अंत तक के देखें, आपको सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। प्लांट असिस्टेंट 2018 का जो पेपर सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जल्दी से जो है आप वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं 2018 प्लांट असिस्टेंट का पेपर। देखिए आपका ये जो पेपर है प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का है, 2018 का पेपर है, ठीक है। टाइम इसमें 120 मिनट का टाइम दिया हुआ था। 100 क्वेश्चन थे आपके। कौन कौन से क्वेश्चन है, सारी चीज़ें जो है आप लोग टोटल डिटेल यहाँ पे देख लेंगे। और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आए थे। ये जो सवाल है मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके सामने एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के हिसाब से ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला सवाल है आज की क्लास का, ठीक है। पहला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक उपकरण में यह प्रतीक होता है, पूछा है। निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक उपकरण में यह प्रतीक चिन्ह होता है, पूछा है। मेरे दोस्त ये जो चिन्ह है आप देख रहे होंगे, सभी को पता है जीनियर डायोड का चिन्ह है, ठीक है। जीनियर डायोड का सिंबल है। बाकी इसमें दोस्तों जीनियर डायोड जो होता है, याद रखना, इसको हमेशा जो है रिवर्स बायस अवस्था में जोड़ा जाता है। रिवर्स बायस अवस्था में जीनियर डायोड को जोड़ा जाता है, याद रखें आप लोग। और दोस्तों ओनली अगर आपको डायोड अगर आपको बोलेगा, डायोड अगर आपको बोलेगा तो डायोड जो है फॉरवर्ड बायस अवस्था में जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड बायस अवस्था में। अगर आपको रिवर्स बायस अवस्था या जीनियर डायोड अगर आपको बोला तो रिवर्स बायस अवस्था याद रखें। और ओनली अगर डायोड अगर आपको दिया हुआ है तो फॉरवर्ड बायस अवस्था में उसको आपको याद रखना है। अगर हम एलईडी की बात करें, देखिए ये तो आपका जीनियर डायोड है, कोई दिक्कत नहीं है। एलईडी की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो एलईडी का सिंबल आप देख लें। एलईडी का जो सिंबल है, ठीक है, जिसमें ऊपर की ओर तीर के निशान होते हैं, ऊपर की ओर इसमें तीर के निशान होंगे, ठीक है, ऊपर की ओर तीर के निशान होते हैं, याद रखें एलईडी का सिंबल। ट्रांजिस्टर में आपका एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल भी आप लोग देख लें एक बार, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका जो है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसका सिंबल भी आप लोग देख लें। यहाँ से दोस्तों सवाल आपके बनते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। एनपीएन में मेरे दोस्त बाहर की ओर जो है तीर का निशान होगा, बाहर की ओर तीर का निशान होगा। ये एक इमीटर, ये आपका कलेक्टर, ये आपका बेस, ये आपका हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का। वहीं अगर हम बात करें पीएनपी ट्रांजिस्टर का, पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होता है, तो मेरे दोस्त इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है, ये नीचे वाला आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर, ये आपका ईमीटर, ठीक है। ये इसमें अंदर की ओर तीर का निशान होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में अंदर की ओर होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो ये एरो का जो निशान है, एरो का जो सिंबल है वो बाहर की ओर होगा। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, इसको मेरे दोस्त याद रखना है। ये सवाल आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पेपर के नज़रिए से। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, अगला जो सवाल है, सिलिकॉन और जर्मोनियम डायोड में
ईवी में अग्र वोल्टतापात क्रमशः क्या होती है पूछा है। ठीक है, अग्र वोल्टतापात, इसको दोस्तों याद रखें, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मोनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो फॉरवर्ड वोल्टेज बोला जाता है इसको। ठीक है, सिलिकॉन की फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी होती है, सिलिकॉन की फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी होती है, जर्मोनियम की फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी होती है, ये आपसे पूछा जाता है, ये आपको याद रखनी है। अगला जो सवाल है, अगले सवाल पे आ जाता हूं मैं। चलिए थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं स्क्रीन। अगला जो सवाल है, जीनियर डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं पूछा है। देखिए, जीनियर डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं पूछा है। जीनियर डायोड मेरे दोस्त केवल एक पीएन जंक्शन होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, जीनियर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस अवस्था में जोड़ा जाता है, रिवर्स बायस अवस्था में। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है इसमें जीनियर डायोड में, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जीनियर डायोड में केवल एक पीएन जंक्शन होगा, ये चीजें आपके सामने क्लियर है। इसको हमेशा रिवर्स बायस अवस्था में जोड़ा जाता है। ठीक है, जीनियर डायोड को आप हमेशा रिवर्स बायस अवस्था में जोड़ेंगे। और जैसे अगर इसे आप फॉरवर्ड बायस अवस्था में अगर आप जोड़ते हैं, सेकंड सवाल ये पूछा जाता है कि अगर आप इसे फॉरवर्ड बायस अवस्था में अगर आप लोग जोड़ते हैं तो ये जो है सामान्य डायोड की तरह कार्य करेगा। ठीक है, इसको हमेशा रिवर्स बायस अवस्था में जोड़ना है, लेकिन अगर आपने इसे फॉरवर्ड बायस अवस्था में जोड़ दिया तो मेरे दोस्त ये सामान्य डायोड की तरह कार्य करेगा, ये आपको याद रखना है। अगला जो सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सामान्य उत्सर्जक प्रवर्धक के मामले में इनपुट और आउटपुट संकेतों के बीच फेज विस्थापन कितना होता है पूछा है। देखिए, सामान्य उत्सर्जक प्रवर्धक के मामले में बोला है, प्रवर्धक को मेरे दोस्त एम्पलीफायर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर बोला है। ठीक है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर मामले में इनपुट और आउटपुट संकेतों के बीच फेज डिस्टेंस या फेज डिफरेंस कितना होता है। तो मेरे दोस्त याद रखना 180 अंश का इसमें फेज डिफरेंस होगा। एक कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, इसमें इनपुट और आउटपुट संकेतों के बीच फेज डिफरेंस याद रखना 180 अंश का फेज डिफरेंस होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसमें दोस्तों 2-3 सवाल और पूछे जाते हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, यहां से एक सवाल आपका 100% एक सवाल पूछा जाता है मेरे दोस्त। देखो, कंडीशन क्या क्या चीजें हैं, कैसे सवाल आपके बनते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। कंडीशंस के बारे में दिया, जब फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था में, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था में आपका जब ट्रांजिस्टर आपका जुड़ा हुआ रहेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था में ट्रांजिस्टर आपका जब जुड़ा रहेगा तो मेरे दोस्त वो एम्पलीफायर के रूप में काम करेगा। जब फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था में कोई चीज़ अगर जुड़ी है, चाहे ट्रांजिस्टर की बात करें, फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था में जुड़ी है, इमीटर कलेक्टर, ठीक है, इमीटर जंक्शन बायस और कलेक्टर बायस जंक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था में अगर कोई चीज़ जुड़ी है तो ये मेरे दोस्त एम्पलीफायर के रूप में कार्य करेगा। और फॉरवर्ड में अगर जुड़ा है तो ये क्लोज स्विच की भांति कार्य करता है ट्रांजिस्टर। रिवर्स अवस्था में अगर जुड़ा है तो आपका ओपन स्विच की भांति कार्य करेगा। रिवर्स और फॉरवर्ड में जुड़ा है तो इन्वर्टर की भांति कार्य करेगा। ये आपका सवाल एकदम ज़्यादा यहाँ से आपके बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड अवस्था में इन्वर्टर की तरह कार्य करेगा, आपको याद रखना है। जब ट्रांजिस्टर आपका रिवर्स और फॉरवर्ड अवस्था में जुड़ा हुआ है तो इन्वर्टर की तरह कार्य करेगा। रिवर्स अवस्था में जुड़ा है तो ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा, ओपन स्विच की भांति कार्य करेगा। फॉरवर्ड में जुड़ा है तो क्लोज स्विच की भांति कार्य करेगा। फॉरवर्ड और रिवर्स में जुड़ा है तो एम्पलीफायर की तरह कार्य करेगा ट्रांजिस्टर। ये यहां से एक सवाल आपका बनता है। चलिए पेपर पे आ जाते हैं। अगला जो सवाल है मेरे दोस्त, एक स्थिर बहुकंपित्र में स्थिर स्थितियों की संख्या कितनी होती है पूछा है। देखिए, बहुकंपित क्या कहते हैं, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, मल्टी वाइब्रेटर। एक स्थिर मल्टी वाइब्रेटर में स्थिर स्थितियों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। स्थिर स्थितियों की संख्या मेरे दोस्त इसमें नहीं होती है, कोई भी स्थिर स्थितियां इसमें नहीं होती मल्टी वाइब्रेटर में। आपको याद रखना है कि स्थिर मल्टी वाइब्रेटर में स्थिर स्थितियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें स्थिर स्थितियों की संख्या नहीं होती है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला जो सवाल है दोस्तों, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े होने पर, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े होने पर 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र में संग्रहित आवेश का निर्धारण करें बोला है। ठीक है, देखिए, आवेश का निर्धारण करना मतलब क्यू निकालना, क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है मेरे दोस्त। सी का मान दिया हुआ है 2, वोल्ट का मान दिया हुआ है 12, आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं।
ठीक है, 24 माइक्रोफैरड आपका ठीक है, माइक्रोफैरड बोल रहा हूँ, माइक्रोकुलाम आवेश इसमें प्रवाहित होगा, 24 माइक्रोकुलाम आवेश। आगे अगर हम बात करेंगे तो अगला जो सवाल है, ट्रांजिस्टर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा है। ट्रांजिस्टर के बारे में बात की गई, अभी मैंने आपको बताया मेरे दोस्त, जब आपका ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था में जुड़ा रहेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था में जुड़ा रहेगा तो मेरे दोस्त वो एम्पलीफायर की तरह कार्य करेगा। ठीक है, यहां से आपके सवाल बनते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। और अगर आपका ट्रांजिस्टर अगर फॉरवर्ड में जुड़ा है, फॉरवर्ड और फॉरवर्ड में ही जुड़ा हुआ है, तो मेरे दोस्त वो आपका क्लोज स्विच की भांति कार्य करेगा, क्लोज स्विच की भांति। अगर आपका ट्रांजिस्टर रिवर्स अवस्था में जुड़ा है, रिवर्स अवस्था में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका ओपन स्विच की भांति कार्य करेगा, ओपन स्विच की भांति ये। और अगला सवाल जो पूछा जाता है, रिवर्स और फॉरवर्ड में अगर आपका ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ है, रिवर्स और फॉरवर्ड में, ठीक है, रिवर्स और फॉरवर्ड में आपका ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ है मेरे दोस्त, तो वो इन्वर्टर की तरह कार्य करता है, आपको याद रखना है, इन्वर्टर की तरह कार्य करेगा। ये चारों सवाल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों सवाल आपके इंपॉर्टेंट हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है बोला है, तो मेरे दोस्त याद रखना, जो इमीटर जो करंट होती है ट्रांजिस्टर के, आपके तीन इसमें आपके होंगे, जैसे एक तो इमीटर होता है, इमीटर कलेक्टर, तीन टर्मिनल होते हैं, एक इमीटर कलेक्टर और एक बेस। ठीक है, तीन टर्मिनल होते हैं। तो मेरे दोस्त जो आपकी इमीटर करंट जो है, ठीक है, इमीटर करंट जो होती है वो आपकी कलेक्टर करंट प्लस आपकी जो है बेस करंट का योगफल होती है, इसको आपको याद रखना। इमीटर करंट जो है आपकी कलेक्टर करंट और बेस करंट का योगफल होती है, आपको याद रखना है। आगे अगर हम जाते हैं मेरे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नीचे दिए गए परिपथ में ट्रांजिस्टर किस अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है पूछा है। देखिए, अगर उसको आप प्लस को, ट्रांजिस्टर जो है प्लस को प्लस से जोड़ देते हैं, जैसे प्लस को प्लस से जोड़ा हुआ है, माइनस को माइनस से जोड़ दे रहे हैं, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, तो मेरे दोस्त वो सामान्य आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, सामान्य आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, याद रखना इसको। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है, ये दिख नहीं रहा है उतना अच्छे से क्या, चलिए ठीक है, इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको आप समझिएगा। पहले तो जो को इनपुट में वोल्टेज दिया हुआ है, इनपुट में वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है, इनपुट में 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका जो R2 है ये 4000 किलो ओम है ना, मतलब 4000 ओम का रेजिस्टेंस है। दोस्तों ये दोनों आपके सीरीज में है, तो सबसे पहले इसको आप सीरीज में जोड़ लीजिए। RT इजिकल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। ठीक है दोस्तों, सीरीज में जोड़ेंगे 1000 प्लस आपका 4000, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस का मान आपका 5000 ओम आ गया। ठीक है, अब दोस्तों करंट आपको निकालना है, टोटल करंट IT का मान आपको निकालना है। IT कैसे निकलेगा, ठीक है, तो V अपान टोटल RT। ठीक है, V अपान टोटल RT, V का मान है 10, RT का मान आपका 5000। ठीक है, RT का मान आपका कितना है 5000। अब मेरे दोस्त, अब इसकी जो टोटल करंट आ जाएगी 0.002 एम्पियर। ठीक है, 0.02 एम्पियर इसकी, सॉरी हाँ, इतनी करंट आ जाएगी। अब मेरे दोस्त देखिए, इतना करंट जब आ गई, अब मेरे को बताओ, ये इनपुट दिया हुआ है, यहाँ से आपका आउटपुट निकाल दिया है मेरे दोस्त। अब इनपुट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, इनपुट में 10 वोल्ट टोटल सप्लाई आ रही थी, अब R1 में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ये हमको निकालना है। तो R1 में वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए R1 लिख देते हैं। ठीक है, R1 मिटा दे रहा हूं, इसे मैं आगे समझते हैं। R1 में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो R1 में वोल्टेज ड्रॉप I इंटू आर से आप निकालेंगे। I का मान है मेरे दोस्त 0.002, ठीक है, इंटू 1000 से आप गुणा कर देंगे R1 का रेजिस्टेंस। आपका मेरे दोस्त 2 वोल्ट आ जाएगी, मतलब ये 2 वोल्ट ड्रॉप करेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आपकी आउटपुट में वोल्टेज कितनी बचेगी, 8 वोल्ट आपकी आउटपुट में वोल्टेज बचेगी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोला है, सिलिकॉन नियंत्रित संशोधक, ठीक है, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में अर्धचालक परतों की संख्या कितनी होती है पूछा है। अर्धचालक की परत की संख्या मेरे दोस्त इसमें 4 होती है, याद रखें। SCR में, SCR जब भी आपको बोलेगा तो आपको जो है 4 उसकी परत लगानी है, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। SCR जब भी आपको दे तो, ठीक है, 4 परत होगी। और इसके जो टर्मिनल होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। SCR के जो टर्मिनल होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूँ।
देखिए, लेयर या परत की बात करेगा मेरे दोस्त, एससीआर में लेयर या परत की जब भी आपको बात करेगा तो 4 लेयर होती है, याद रखना। पीएन जंक्शन कितने होते हैं ये भी पूछा जाता है, पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन कितने होंगे मेरे दोस्त इसमें, तो याद रखना 3 पीएन जंक्शन होते हैं। टर्मिनल की अगर बात करें कि इसके टर्मिनल कितने होते हैं, तो टर्मिनल मेरे दोस्त आप याद रखें, इसमें जो टर्मिनल होंगे 3 टर्मिनल होंगे। ठीक है, कौन कौन से, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है, एनोड, कैथोड और गेट, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, आप याद रखेंगे। इसका सिंबल कैसा बनता है दोस्तों, सिंबल इसका आप देख लें एक बार सिंबल भी। ठीक है, इस टाइप से गोले में आपका जो है ये यूं आकार से इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और एक ये आपका, और एक ये, और यहां से एक ये निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ये आपका गेट हो गया। इस टाइप से इसका सिंबल बनता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो परत और पीएन जंक्शन की संख्या खास करके पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला जो सवाल है दोस्तों, मान लें कि एक उपभोक्ता 1 महीने के लिए 24 घंटे तक लगातार प्रति घंटे 1000 वाट भार का उपभोग करता है। यदि प्रति यूनिट की दर जो है 10 है, ठीक है, तो उपभोग के कुल ऊर्जा बिल की गणना करें बोला है। ठीक है, 1 महीने की गणना करना है, 24 घंटे तक लगातार प्रति घंटे 1000 वाट भार का उपभोग कर रहा है बोला है। इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त। किलोवाट हावर निकालने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, किलोवाट हावर बटे 1000। ठीक है, किलोवाट हावर बटे 1000 इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, देख लेते हैं। देखिए, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, 24 घंटे तक लगातार प्रति घंटे 1000 वाट, मतलब 1 घंटे में 1000 वाट उपभोग कर रहा है, तो मेरे दोस्त 1000 वाट बोले तो 1 यूनिट। ठीक है, 1 घंटे में 1 यूनिट। अब 24 घंटे में कितनी यूनिट, 24 यूनिट। ठीक है, 24 में 30 का गुणा कर दीजिए आप, 24 में 30 का गुणा कर देंगे मेरे दोस्त, आपका कितना आ जाएगा, 720। ठीक है, 720 आ गया। अब मेरे दोस्त 10 रुपये प्रति यूनिट है आपका, 720 रुपये, तो 720 यूनिट आपका जल गया। अब 10 रुपये प्रति यूनिट है, तो 10 का गुणा कर देंगे तो 7200 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अगला जो सवाल है, आईजीबीटी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है पूछा है। ठीक है, आईजीबीटी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है पूछा है मेरे दोस्त। आईजीबीटी का आपका पूर्ण स्वरूप कितना होता है। ठीक है, तो आईजीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर आपका होता है आईजीबीटी का फुल फॉर्म, आपको याद रखना है। आगे आप बात करेंगे मेरे दोस्त, ओम के नियम, तो सही संबंध ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, अगला जो सवाल है आपका, ओम के नियम का सही संबंध चयन कीजिए। देखिए, ओम के नियम को आपको याद रखने का एक तरीका है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे आपका वी, ये आई, ये आर। ठीक है, वी अगर आपसे पूछा मेरे दोस्त तो आई इंटू आर आपका वी निकल जाएगा। आई अगर आपसे पूछा मेरे दोस्त तो वी अपान आर से आपका आई निकल जाएगा। ठीक है, आर अगर आपसे पूछा तो वी अपान आई से आपका फार्मूला निकल जाएगा। ये आपका ओम के ला के, ओम्स ला के फार्मूले हैं। ठीक है, आर इज इक्वल टू सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, यदि 1 किलो ओम और 3 किलो ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा पूछा है। ठीक है, यदि 1 किलो ओम और 3 किलो ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मेरे दोस्त, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं प्रतिरोध, आपको पता है फार्मूला, आर टी इज इक्वल टू श्रेणी क्रम में जब भी दे तो आप डायरेक्टली प्रतिरोधक आपके जो हैं जुड़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 का मान मेरे दोस्त 1 किलो ओम है, R2 का मान आपका 3 किलो ओम है। ठीक है, डायरेक्ट आपके रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, 4 किलो ओम इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो सवाल है आपका, देखिए, किस नियम के अनुसार लूप के अंदर सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर या अवश्य होना चाहिए बोला है। ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ मेरे दोस्त, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किसी भी बंद लूप में, ठीक है, किसी बंद लूप में दिया गया जो विद्युत वाहक बल है और उसमें से जो होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है, सभी का बीजगणितीय योग जो है शून्य होता है, शून्य के बराबर होता है। ये आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे सेल का गुण नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से क्या जो है एक अच्छे सेल का गुण नहीं है। मेरे दोस्त, अच्छे सेल जो होते हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध जो है ना, आंतरिक प्रतिरोध याद रखना, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अच्छे सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है, आंतरिक प्रतिरोध वो कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए या शून्य होना चाहिए आंतरिक प्रतिरोध। जो आदर्श सेल होते हैं, आदर्श कंडीशन के जो सेल होते हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध आपका 0 ओम होता है।
आंतरिक शैल कम से कम होना चाहिए, तो कौन सा गुण नहीं है बोला है, तो आपका इसमें अति उच्च आंतरिक प्रतिरोध इसमें नहीं होता, याद रखें कम से कम प्रतिरोध होना चाहिए। अगला जो सवाल है दोस्तों, किस प्रकार के ब्रेजिंग में संकलित भागों को आमतौर पर एक गर्म रासायनिक स्थान में डुबकी लगाई जाती है जो बिरलक और पहले से प्रयुक्त भराव सामग्री को पिघलाने के ऊष्मा स्रोत का कार्य करता है, तो मज्ज ब्रेजिंग है इसका। चलिए अगला जो सवाल है इसको देख लेते हैं। अगला सवाल बोला है कि निम्नलिखित में से क्या नियत प्रतिरोधक का उदाहरण नहीं है बोला है। नियत प्रतिरोधक किसका नहीं होता मेरे दोस्त, ये आपको समझना है। देखिए नियत प्रतिरोध आपका वाउंड प्रतिरोधक जो है ये नियत प्रतिरोधक है, ठीक है। आपका कार्बन प्रतिरोधक भी आपका नियत प्रतिरोधक के अंतर्गत आता है, और एक फिल्म प्रतिरोधक भी जो है ये नियत प्रतिरोधक है। अगला जो प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक है, ठीक है, इंग्लिश में इसको लाइट डिपेंडर रजिस्टर बोला जाता है, लाइट डिपेंडर रजिस्टर बोला जाता है। ये आपका जो है नियत प्रतिरोधक का एग्जाम्पल नहीं है, आपको याद रखना है लाइट डिपेंडर रजिस्टर, ठीक है। LDR बोलते हैं इसको, LDR। अगला है ±5% सहनशीलता के साथ 1 किलो ओम प्रतिरोधक का रंग कूट क्या होगा। आराम से आप गणना कर सकते हैं मेरे दोस्त, इनको बताने की जरूरत नहीं है, आपने हमारी सारी क्लास में ये वीडियो आपने देखा है, ठीक है। अगला जो सवाल है धारक की माप की इकाई क्या है, तो मेरे दोस्त धारक की माप की इकाई आपको पता है एम्पियर होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। चलिए अगला जो सवाल है आकृति में किस प्रकार का प्रतिरोधी दिखाया गया है पूछा है। शानदार सवाल है मेरे दोस्त, इस टाइप से जो है, ठीक है, गोले में दे दिया, नीचे से आपका ये आपका लाइट आपका प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक है, लाइट डिपेंडर रजिस्टर है, लाइट LDR जिसको बोला जाता है, ये आपका LDR है, लाइट डिपेंडर रजिस्टर या प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक इसको बोला जाता है, आपको याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है शक्ति की गणना हेतु निम्नलिखित में से किस संबंध का प्रयोग किया जाता है। देखिए शक्ति की जब आप गणना करेंगे मेरे दोस्त, शक्ति की जब भी आप बात करें तो शक्ति में पावर इजिकल टू क्या होता है, V²/R, ठीक है। पावर इजिकल टू क्या हो जाएगा, I²/R, I² इंटू R, P इजिकल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई। ये आपके शक्ति के 3 फार्मूले हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए यहाँ से कौन सा फार्मूला आप देख सकते हैं, ये वाला फार्मूला राइट है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे ओम्स लॉ हो गए आपका जो बनते हैं मेरे दोस्त, उनको तो आपको कम से कम गलत नहीं करना है, यही मेरी सोच है, ठीक है। जो आपका सिलेबस से बाहर का जो क्वेश्चन आ गया है आपसे गलत हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन जो दोस्त मेरे आपने सिलेबस में पढ़ा है और सारी चीज़ें आप उसके बारे में जानते हैं और वो क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए आप अच्छे से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छे से समझें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है परिणामित्र में अभिवाह परिवर्तन की औसत दर खालिस्तान होती है पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है 4.44 आपने सुना होगा, फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है, FN, ठीक है, V, FN V, ये आपका जो है EMF समीकरण का फार्मूला होता है ट्रांसफार्मर में, तो ये आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ए वाला। अगला सवाल दिया हुआ है, देखिए क्लियरिटी नहीं आ रही इसमें थोड़ी सी, चलिए समझ लेते हैं। एकल धारा मार्ग परिणामित्र के एक कोण में अधिकतम अभिवाह घनत्व 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि विद्युत वाहक बल प्रति फेरा 5 वोल्ट है तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी पूछा है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए ये जो सवाल है मेरे दोस्त, नाम से आपको ये वेबर पे नहीं जाना है, आप ये देखिए इसमें प्राइमरी में 250 वोल्ट है, प्रति फेरा जो है 5 वोल्ट है, तो 5 से आप डायरेक्ट भाग दे देंगे 50 आ जाएगा, और उसमें जो है ऊपर 3000, इसमें 3000 में 5 का भाग दे देंगे डायरेक्ट, आपका कितना आ जाएगा 600, ठीक है। तो 50 और 600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो सवाल है देखिए, आकृति में दिखाए गए उपकरण की पहचान करें बोला है। ये जो आकृति में आप देख रहे हैं, आकृति में दिखाए गए उपकरण की पहचान करें बोला है, ठीक है। ये जो सिंबल है मेरे दोस्त UGT का सिंबल है, ठीक है, UGT का सिंबल है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर उसका सिंबल है। SCR का सिंबल आपको मैंने बता चुका हूँ मेरे दोस्त, ट्रायक डायक। आपको SCR का सिंबल आपको अगर देखना है तो SCR में सबसे पहले मेरे दोस्त आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। लेयर पूछा जाता है कि इसमें परत कितनी होती है, तो 4 परत होती है। PN जंक्शन आपसे पूछा जाता है, PN जंक्शन तो मेरे दोस्त इसमें 3 होती हैं। और टर्मिनल अगर आपसे पूछा जाए कि टर्मिनल कितने होते हैं, तो मेरे दोस्त इसमें टर्मिनल भी आपके 3 होंगे, एनोड, कैथोड और गेट, ठीक है। इसका सिंबल कैसा बनता है, तो देखिए सिंबल जो है इसका आपका ये इस टाइप से इसका सिंबल बनता है, इसको गोले में दे देता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायक की अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्त, ट्रायक का सिंबल कैसा होता है, तो ट्रायक का सिंबल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
ट्रायक का सिंबल कैसा होता है। ठीक है, देखिए ट्रायक का जो सिंबल है मेरे दोस्त, एक चीज़ याद रखना, ट्रायक में भी आपके जो है 3 टर्मिनल होते हैं। पहली चीज़ तो ट्रायक की आप बात करेंगे तो 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तीन टर्मिनल होंगे आपके ट्रायक के। लेयर अगर आपसे पूछा जाए तो लेयर आपकी 4 होती है, टर्मिनल 3। और जंक्शन, पीएन जंक्शन कितने होते हैं अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त, तो ट्रायक में याद रखना 3 जंक्शन होंगे। ठीक है, सेम कंडीशन आपकी जो है SCR की जैसी ही होती है, याद रखें। अब इसमें ट्रायक का सिंबल आपसे अगर पूछे कि ट्रायक का सिंबल कैसा होता है, तो ट्रायक का सिंबल याद रखना मेरे दोस्त, ट्रायक का जो सिंबल है, ठीक है, ये इस टाइप से होगा। ठीक है, और ये नीचे से इस टाइप से, ये। ठीक है, अब देखिए इसमें यहां से एक निकल जाता है मेरे दोस्त MT1, यहां से आपका निकल जाएगा MT2। ठीक है, MT2 ये हो गया। और दूसरा जो है मेरे दोस्त, इसके यहां से निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं गेट। ठीक है, गेट, ये आपका सिंबल होता है। ठीक है, ट्रायक का। डायक के सिंबल की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो डायक का जो सिंबल होगा, इसमें आप याद रखें, डायक की अगर सिंबल की बात करते हैं तो डायक का जो सिंबल है, तो सबसे पहले इसमें लेयर आपको बता देता हूँ मैं डायक में। ठीक है, डायक में लेयर जो होती है मेरे दोस्त, लेयर इसमें आपकी होगी 3 लेयर। जंक्शन कितने होंगे, तो जंक्शन इसमें होते हैं मेरे दोस्त 2 जंक्शन। टर्मिनल कितने होते हैं, तो टर्मिनल भी आपके इसमें 2 होते हैं। ठीक है, सिंबल सेम टू सेम सा है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अंतर ये रहता है, ये इस टाइप से, तो आपका यहाँ से एक टर्मिनल निकल जाएगा, यहाँ से एक टर्मिनल। ठीक है, ये इसका आपका सिंबल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका जो है यूजीटी का सिंबल है मेरे दोस्त, यूजीटी का सिंबल है। ठीक है, यूजीटी की बात करूं मैं कि यूजीटी में कैसी क्या चीज़ें होती है, तो देखिए यूजीटी का सबसे पहले एक, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, यूजीटी की बात करूं मेरे दोस्त, तो यूजीटी जो है, यूजीटी में याद रखना 3 टर्मिनल होंगे। ठीक है, 3 टर्मिनल होंगे। एक चीज़ हो गई कि इसमें 3 टर्मिनल, एक पीएन जंक्शन होगा। ठीक है, 3 टर्मिनल, एक पीएन जंक्शन, ये चीज़ें होती है इसमें। अगला जो सवाल है उस पे आ जाते हैं, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र धारा 3.6 एम्पियर होने पर एक प्रत्यावर्तित खुले परिपथ पर 60 हर्ट्ज पर 360 वोल्ट उत्पादित करता है। संतृप्ति के उपेक्षाकृत होती है, उपेक्षा करते हुए 50 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.4 एम्पियर क्षेत्र धारा पर खुले परिपथ विद्युत वाहक बल की गणना करें बोला है। ठीक है, देखिए इस टाइप के आपके पास जब भी सवाल आएंगे मेरे दोस्त, थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका लंबा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्षेत्र धारा 3.6 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर की बात किया, खुला परिपथ पर 60 हर्ट्ज पर 360 वोल्ट उत्पादित कर रहा है। संतृप्ति की उपेक्षा करते हुए 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 2.4 एम्पियर क्षेत्र धारा पर खुले परिपथ विद्युत वाहक बल की गणना करें। तो मेरे दोस्त इसका जो है सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, इसमें दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा चली जाएगी, इसलिए इसको जो है आपको ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसका सॉल्यूशन कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे साथ ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला जो सवाल है, प्रत्यावर्तित में चुंबकीय ध्रुवों की कुल संख्याओं की गणना करने का सूत्र क्या है पूछा है। ठीक है, प्रत्यावर्तित चुंबकीय ध्रुवों की कुल संख्याओं की गणना करने का सूत्र क्या है पूछा है मेरे दोस्त। इसका जो फार्मूला है P इजिकल टू क्या हो जाएगा, 120F/N। ठीक है, NS इजिकल टू क्या होता है मेरे दोस्त, NS इजिकल टू होता है 120F/P। ठीक है, तो P आप पक्षांतर करेंगे तो आपका ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी का एक उदाहरण है पूछा है। ठीक है, सोना आपका चालक है, तांबा आपका चालक है, चांदी आपके चालक है, कागज जो है कुचालक है। ठीक है, इस टाइप के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, बहुत आसान है, बहुत सिंपल से सवाल हैं। वर्ग ई विद्युत रोधी खालिस्तान तक के तापमान का सामना कर सकते हैं बोला है। वर्ग ई की बात किया है मेरे दोस्त, इसको याद करने का आपको तरीका भी मैंने बताया है। यार आज एक बार फिर हर्ट सा हो गया। ठीक है, ये लास्ट वाला सी है। यार आज एक बार फिर हर्ट सा हो गया मेरे दोस्त, ये आपका 90। ठीक है, ए वाला अगर आपसे पूछे तो 105, ई वाला पूछे तो 120, बी वाला अगर आपसे पूछे तो 135, एक मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 130 है। ठीक है, एफ अगर आपसे पूछे कि एफ का कितना होता है तो 155, और एच का अगर आपसे पूछे तो 180, और इसका आपका 200, 220। ठीक है,
या 240 तक या 250 तक के होता है। ये आपको याद रख लेना, एक सवाल यहां से बनता है आपका, एक सवाल कहीं ना कहीं वहां से आपका बनता है। चलिए, शुद्ध ज्यावक्रीय तरंग का आकृति गुणांक क्या होगा पूछा है। ठीक है, शुद्ध ज्यावक्रीय तरंग का आकृति गुणांक फॉर्म फैक्टर कितना होगा। फॉर्म फैक्टर मेरे दोस्त आपको पता होगा, फॉर्म फैक्टर जो है, ठीक है, इसको याद रख लेना। फॉर्म फैक्टर का मान आपको पूछा जाता है 1.11। ठीक है, 1.11 इसका मान होता है, याद रखें। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू बटे औसत वैल्यू, आरएमएस मान बटे औसत मान जो है आपका फॉर्म फैक्टर कहलाता है। आरएमएस मान बटे औसत मान फॉर्म फैक्टर कहलाता है। आरएमएस वैल्यू कितनी होती है तो 0.707 होगी, और औसत वैल्यू कितनी होती है 0.637। 0.637 का आप 0.707 में भाग देंगे मेरे दोस्त, तो 1.11 आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल दिया हुआ है, नगण्य प्रतिरोध जो है और नॉग्लिजिबिलिटी रेजिस्टेंस, नगण्य प्रतिरोध और 0.4 हेनरी प्रेरकत्व के साथ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की विद्युत शक्ति एक कुंडली पर प्रयुक्त है, परिपथ की धारा की गणना करें बोला है। ठीक है, परिपथ की धारा की गणना करें। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो है एक्सेल, आप सबसे पहले इसमें एक्सेल निकाल लेंगे। एक्सेल इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, 2 पाई एफ एल एक्सेल निकल जाएगा मेरे दोस्त। इससे आप मान रख दीजिए, पाई का मान आपका 22/7। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्स, और एल का जो मान है आपको दिया हुआ है 0.4। ठीक है, आप इसको जब काटेंगे मेरे दोस्त, तो इसका आपका एक्सेल का मान आ जाएगा 125.7। ये आपका एक्सेल का मान आ गया। अब मेरे दोस्त आपको क्या बोला है कि परिपथ में धारा की गणना कीजिए। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपान एक्सएल होता है आपके एसी परिपथ में। ठीक है, एसी परिपथ में अगर आपको धारा निकालना है तो वी अपान एक्सएल। वी का मान दिया हुआ है आपका 220, आपका एक्सएल का मान 125.7। आप जब इसको काटेंगे मेरे दोस्त तो आपका 1.75 एम्पियर करंट आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से आप बना सकते हैं। अगला जो सवाल है, कौन सा नियम विद्युत वाहक बल की दिशा प्रदान करता है बोला है। देखिए, विद्युत वाहक बल की दिशा प्रदान करता है कौन सा नियम। देखिए, लेंज का जो नियम है, ठीक है, विद्युत वाहक बल की दिशा हम इसको बोल सकते हैं कि प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन जैसे आप अगर विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करेंगे तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप ज्ञात कर सकते हैं। सॉरी, राइट हैंड रूल से, है ना, राइट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों राइट हैंड रूल दिया हुआ नहीं है, लेंज का नियम दिया हुआ है। एक फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल जो होता है, इससे विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और एक फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, लेफ्ट हैंड रूल जो होता है फ्लेमिंग का, इससे बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। बैक ईएमएफ की दिशा, या बैक ईएमएफ बोलो, या इसी को आप चालक में लगने वाला बल बोल सकते हो। चालक में लगने वाला बल की दिशा भी आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। ये मोटरों में प्रयोग होगा लेफ्ट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल जो है आपका डीसी जनरेटर में प्रयोग होता है। लेंज का जो नियम है ये आपका ठीक है, इसमें राइट आंसर माना है इसने, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो सवाल है, यदि 1 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य धारिता कितनी होगी बोला है। देखिए, संधारित्र जो है, सबसे पहले अगर कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटर उल्टे जुड़ते हैं, रेजिस्टेंस से उल्टे जुड़ते हैं, आपको याद रखना है। अब बोला है इसने कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है। यदि 1 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में मेरे दोस्त इसमें क्या हो जाएगा, 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। लेकिन 1 माइक्रोफैरड का है, ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। माइक्रोफैरड बटे 2 बोला है तो 2 से आप इसको भाग दे दें तो 0.5 आपका माइक्रोफैरड आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा सवाल था। चलिए, अगला जो सवाल है उसको देख लेते हैं। अगला सवाल है, आकृति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिणामित्र दर्शाया गया है बोला है। ठीक है, आकृति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिणामित्र जो है ट्रांसफार्मर आपका दर्शाया गया है। देखिए, प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है सेकेंडरी की अपेक्षा। सेकेंडरी की अपेक्षा प्राइमरी, जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम है। तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगला जो सवाल है, 10 वोल्ट सीमा पर तीन सही
3 के ऊपर जो है 1/2 की घात है, एक अंक डिस्प्ले का रिजोल्यूशन क्या होगा पूछा है। तो इसमें मेरे दोस्त इसका जो रिजोल्यूशन है 0.01 है। इसका सॉल्यूशन तो मुझे नहीं समझता, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नया है, इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर आप देख लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स के भी जो नहीं बनते हैं या कुछ नए टाइप के होते हैं। पीएमएमसी का पूर्ण रूप क्या है पूछा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। पीएमएमसी ये जो है मेरे दोस्त, ये याद रखना ओनली डीसी के लिए प्रयोग होंगे, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है एमसी टाइप के जो मीटर होते हैं ये ओनली डीसी के लिए प्रयोग होते हैं। एमआई टाइप के जो मीटर होते हैं मूविंग आयरन टाइप के, ये आपको याद रखना एसी प्लस डीसी दोनों में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण मैग्नेट्रॉन का प्रयोग करता है पूछा है। तो माइक्रो ओवन का इसमें है, इसका करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेट्रॉन का प्रयोग करता है आपका माइक्रो ओवन, ठीक है, माइक्रो ओवन, ये आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से क्या वॉशिंग मशीन का भाग नहीं है। देखिए वॉशिंग मशीन का भाग नहीं है पूछा है, इसके आप अगर देखेंगे तो कंप्रेसर, टब, रोटेटिंग डिस्क, वाटर इंटेल कंट्रोल वाल्व। देखिए वॉशिंग मशीन में जो है कंप्रेसर नहीं होता है, ठीक है, कंप्रेसर नहीं होता, याद रखें। टब तो होता ही है, डिस्क होती है घूर्णन चक्री, जल अंतर्गत इनलेट और आउटलेट के वाल्व भी रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंप्रेसर नहीं होता है वॉशिंग मशीन में। अगला जो सवाल है, देखिए 50 वाट का एक दीपक जो है, एक लैंप 1500 ल्यूमन का ज्योति अभिवाह जो है फ्लक्स देता है, उसकी दक्षता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ज्योति तीव्रता जो है, ज्योति तीव्रता, इसको आप, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता बटे आपकी जो दक्षता है लैंप की इफिशियंसी, लैंप की वॉटेज, सॉरी, लैंप की वॉटेज, लैंप की वॉटेज, लैंप की वॉटेज आप डायरेक्ट निकाल लेंगे मेरे दोस्त। 1500 बटे 50 वाट की लैंप की वॉटेज है, काट दीजिएगा, आपका 30 ल्यूमन प्रति वाट आ जाएगा, 30 ल्यूमन प्रति वाट। क्योंकि मेरे दोस्त ज्योति तीव्रता बटे लैंप की वॉटेज इसका फार्मूला होता है, ठीक है, ज्योति तीव्रता बटे लैंप की वॉटेज, तो ल्यूमन प्रति वाट आपका आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अगला जो सवाल है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है। तो ज्योति तीव्रता की इकाई जो है कैंडेला है, सभी को पता है ज्योति तीव्रता, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं, तो याद रखें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो मात्रक हो जाएगा उसका आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। चलिए आगे, आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत विसर्जन दीपक लैंप का उदाहरण नहीं है बोला है। देखिए विद्युत, इसको आप समझिएगा, इसको जो हिंदी में आप दिया हुआ, इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप बोला है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप का उदाहरण नहीं है बोला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप का उदाहरण नहीं है मेरे दोस्त। इसका जो एग्जांपल है, तंतु निर्वात नलिका, फिलामेंट वैक्यूम ट्यूब जो होते हैं, ये डिस्चार्ज लैंप के उदाहरण नहीं होते, लेकिन कोल्ड कैथोड, हॉट कैथोड लैंप, कार्बन आर्क लैंप, ये सारे जो हैं आपके डिस्चार्ज लैंप के उदाहरण है। चलिए अगला जो है आपका, भार परिपथ में उपलब्ध वाट और उत्पादित कुल वाट के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए भार परिपथ में उपलब्ध वाट और उत्पादित कुल वाट के अनुपात को जो है मेरे दोस्त विद्युत दक्षता कहते हैं, इलेक्ट्रिक इफिशियंसी कहते हैं, याद रखें, ठीक है, इलेक्ट्रिक इफिशियंसी। उपलब्ध वाट, जो आपके लोड में उपलब्ध वाट है, और उस परिपथ की उत्पादित कुल वाट, उत्पादित कुल वाट जो है, इसके अनुपात को याद रखना, इसके अनुपात को आप विद्युत इफिशियंसी या इलेक्ट्रिक दक्षता बोल सकते हैं। यूपीएस का पूर्ण स्वरूप क्या है पूछा है। अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, सभी को पता है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सर्वात्रिक मोटर में प्रयुक्त होता है बोला है, सर्वात्रिक यूनिवर्सल मोटर है, सर्वात्रिक मतलब या यूनिवर्सल मोटर में प्रयुक्त होता है पूछा है। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मेरे दोस्त याद रख लेना, मिक्सर मशीन में करते हैं, मिक्सर मशीन, फूड मिक्सर मशीन में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग फूड मिक्सर मशीन में किया जाता है, खास करके आप याद रखें। अगला जो सवाल है, देखिए प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर्स की माप किसमें निर्धारित की जाती है बोला, केवीए में, कोई दिक्कत नहीं है, किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर में निर्धारित करते हैं माप, जिसमें के जो है छोटा होगा, वी बड़ा होगा, और ए भी इसमें कैपिटल होगा, ठीक है, स्मॉल के, वी बड़ा, ए बड़ा, ये आपका, इसको याद रखें। और यह आपको कई बार क्या देगा, वोल्ट एम्पियर भी देता है,
तो इसको भी आपको याद रखना है, किलो को हटा करके वोल्ट एम्पियर भी दे देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका इसका करेक्ट आंसर केवी हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, और किलो वोल्ट एम्पियर जो है आपकी आभासी शक्ति होती है, आपको पता होगा, आभासी शक्ति। ठीक है, आभासी शक्ति होती है किलो वोल्ट एम्पियर में, किलो वोल्ट एम्पियर में, और किलोवाट में आपकी वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है, शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड खालिस्तान का बना होता है, पूछा है। देखिए ड्राई सेल जो है उसका धनात्मक इलेक्ट्रोड जो है काय का बना होता है, पूछे धनात्मक इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखिए धनात्मक इलेक्ट्रोड मेरे दोस्त उसका जो है आपका कार्बन का बनेगा, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जस्ते का बनता है। ठीक है, ऋणात्मक आपको बोले तो जस्ते का, जिंक का, और धनात्मक इलेक्ट्रोड अगर आपको बोला है तो कार्बन का बनेगा, याद रखें। अगला सवाल आ जाते हैं, 300 वोल्ट एम्पियर भार केवी अनुपातमांक में क्या होगा। मतलब 300 वोल्ट एम्पियर का जो भार है उसको केवीए में कितना बोलेंगे, लिख सकते 0.3 केवीए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0.3 केवीए बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्यों, इसमें आप जो है 1000 का भाग दे दे, डायरेक्ट निकल जाएगा 0.3 केवीए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक किलो, आप 1 किलोवाट, जैसे आपको लिखा है कि 1 किलो वोल्ट, 1 किलोवोल्ट मतलब 1000 वोल्ट है। ठीक है, ये आपको समझना है। आगे अगला जो सवाल है आपका, यदि एक भार का निवेश 300 वाट है और 90% प्रभावशाली हो तो आउटपुट वाट क्या होगी, पूछा है। देखिए यदि एक भार का जो इनपुट है 300 वाट है और भार जो है 90% प्रभावशाली है बोल रहा है, तो निर्गम में आउटपुट वाटेज क्या होगी। तो मेरे दोस्त 90% प्रभावशाली है, 300 वाट का लैंप है, 300 वाट का 90% आप निकाल लें, कोई दिक्कत जाएगी क्या, नहीं जाने वाली कोई दिक्कत। ठीक है, 0 से 0 काट दें, 9 3 27, 270 वोल्ट एम्पियर आपकी आउटपुट में आपको मिल जाएगी। क्योंकि 90% प्रभावशाली बोला है, तो 90% कितना होगा, 10%, वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली नहीं है, तो आउटपुट में आपको जो है 270 वोल्ट एम्पियर का आपको वाटेज आपको देखने को मिल जाएगी, लोड आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। अगला जो सवाल है, कर्षण उद्देश्य के लिए, कर्षण उद्देश्य के लिए, कर्षण उद्देश्य के लिए खालिस्तान प्रकार के डीसी या दिष्ट धारा मोटर का प्रयोग किया जाता है। कर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन कार्य के लिए। देखिए ट्रैक्शन कार्य हो, जो भारी कार्य जो होते हैं, हैवी लोड जो होते हैं, भारी कार्य, उसमें श्रेणी मोटर का उपयोग किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। याद रखें, चाहे ट्रैक्शन हो, एलिवेटर हो, या जो और लिफ्ट वगैरह वाले कार्य, कन्वेयर वाले कार्य हो, जो भी हैवी कार्य, जो भारी कार्य जो होते हैं, उसमें याद रखना डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगला जो सवाल है मेरे दोस्त, अगला जो सवाल है, बैटरी के परिप्रेक्ष्य में SLA का पूर्ण स्वरूप क्या है। थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन नया है, प्लांट असिस्टेंट के पेपर का है सवाल। ठीक है, प्लांट असिस्टेंट का आपका सवाल है, और इसमें जो है कौन कौन से सवाल आए थे, सारी चीज आप देखने को मिल जाएगी। सिल्ड लेड एसिड बैटरी, ठीक है, सिल्ड लेड एसिड बैटरी जो है SLA का पूर्ण स्वरूप है, याद रखें, सिल्ड लेड एसिड बैटरी। चलिए अगला जो सवाल है, यदि एक बैटरी 20 घंटे के लिए 4 एम्पियर की धारा देती है तो उसकी रेटिंग क्या होगी। ठीक है, एम्पियर हावर रेटिंग होती है मेरे दोस्त, एम्पियर हावर, एम्पियर दिया हुआ है आपका 4, हावर दिया हुआ है 20, आपकी रेटिंग आपकी निकल जाएगी 80। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी जो रेटिंग होती है आपकी एम्पियर हावर में होती है, याद रखना है, 80 एम्पियर हावर रेटिंग निकल जाएगी। एकदम सिंपल सा सवाल था। एक 220 वोल्ट दिष्ट धारा मशीन में 1 ओम प्रतिरोध का आर्मेचर है। देखिए एक डीसी मोटर है बोला है, उसमें 1 ओम प्रतिरोध का आर्मेचर है। यदि पूर्ण भार आर्मेचर धारा 10 एम्पियर है, तो जब मशीन जनित्र की भांति कार्य करे तो उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करे बोला। अब मशीन जो है डीसी जनरेटर की भांति कार्य कर रही है, डीसी जनरेटर की भांति कार्य कर रही है। चलिए ये जो सवाल है, देखिए इसमें आपको जनरेटिंग ईएमएफ निकालना है मेरे दोस्त। जनरेटिंग ईएमएफ निकालने का फार्मूला क्या होता है, इजी इजिकल टू आप जो है वीटी प्लस आईए आर ए। ठीक है, ये जनरेटिंग ईएमएफ आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालना था। तो वीटी का मान दिया हुआ है मेरे दोस्त, टर्मिनल वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है। ठीक है, आईए का मान, आर्मेचर करंट का मान जो है आपका 10 एम्पियर है, और गुणित आपका आर ए, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 है। ठीक है, 220
प्लस 10 का गुणा आप 10 में 1 में करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, जोड़ दीजिए 230 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला जो सवाल है, अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से क्या विद्युत उपमार्ग संट मोटर के अनुप्रयोग का उदाहरण नहीं है, बोला है। देखिए संट मोटर का उपयोग कहां पे नहीं कर सकता, अभी मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, जो सीरीज मोटर जो होती है इसका उपयोग एलिवेटर, लिफ्ट, कन्वेयर, है ना, हैवी कर्षण ट्रैक्शन कार्यों में इसका उपयोग करेंगे। और डीसी शंट मोटर का जो है मशीन उपकरण, ठीक है, ब्लोअर्स, अपकेंद्री पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसको बोलते हैं, ये जो शंट मोटर जो होती है इसका याद रखना कि आप जो है स्थिर स्पीड उपकरणों में इसका प्रयोग करेंगे। स्थिर स्पीड उपकरणों में आप जो है इसका प्रयोग करेंगे। एलिवेटर जो है हैवी कार्य हो जाता है, एलिवेटर, कन्वेयर, लिफ्ट, ट्रैक्शन के कार्य जो होते हैं उसमें डीसी सीरीज मोटर यूज करेंगे। और डीसी शंट मोटर जो है, देखिए डीसी शंट मोटर आपका मशीन टूल्स में उपयोग होता है, ब्लोअर्स एंड फैंस में होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में होगा। ये डीसी शंट मोटर की एग्जांपल है। चलिए अगला जो सवाल है आपका, तुल्यकालिक मोटर में बलाघूर्ण कोण का अधिकतम मान विद्युत अंश डिग्री में कितना होगा। देखिए तुल्यकालिक मोटर में जो टॉर्क कोण का अधिकतम मान है मेरे दोस्त 90 एंगल होता है, 90 अंश होता है, याद रखें 90 अंश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुल्यकालिक मोटर की जब भी बात करेगा, सिंक्रोनस मोटर, ये थ्री फेज तुल्यकालिक मोटर नहीं है, सिंक्रोनस मोटर की बात किया गया है। सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क का अधिकतम डिग्री जो मान है वो कितना होगा, तो मेरे दोस्त 90 डिग्री होता है, याद रखें। अगला सवाल आ जाता है, अगला जो सवाल है, विद्युत यांत्रिक और चुंबकीय घटकों के साथ कौन सी रिले बनते हैं जिसमें प्रचालन कुंडली और यांत्रिक संपर्क होते हैं। देखिए वो विद्युत चुंबकीय रिले कहलाती है, जिसमें विद्युत चुंबकीय, जिसमें आपका विद्युत यांत्रिक चुंबकीय घटकों के साथ मिलकर बनने वाली जो रिले है विद्युत चुंबकीय रिले कहलाएगी। ठीक है, अगला जो सवाल आ जाता है मेरे दोस्त, अगला जो सवाल है उसको देख लेते हैं। नीचे किस प्रकार का स्विच दिया गया है। देखिए सिंगल पोल डबल थ्रो, स्पष्ट है, सिंगल पोल है, डबल थ्रो है, दो रास्ते हैं, ठीक है, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो सवाल है, चलिए 1000 वाट शक्ति 220 वोल्ट वोल्टता के लिए फ्यूज का रेटिंग की गणना करें, बोला है। फ्यूज की रेटिंग की गणना करना है अपने को। देखिए वाटेज दी हुई है, पावर आपकी दी हुई है 1000 वाट, ठीक है, पावर आपकी 1000 वाट दी हुई है, और वोल्टेज जो है आपकी 220 वोल्ट है। करंट, फ्यूज की जो रेटिंग होती है आपको पता है, फ्यूज की रेटिंग आपकी एम्पियर में होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें करंट निकाल लें मेरे दोस्त, करंट क्या मान, करंट का मान आपका निकाल लें। तो चलिए करंट निकाल लेते हैं। तो आप इसमें जो है पावर, पहले आपकी पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है, पावर आपकी 1000 वाट दी हुई है, 1000 वाट, V आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। फ्यूज की रेटिंग आपको निकालना है, फ्यूज की रेटिंग आपकी करंट रेटिंग होती है, आई आपको निकालना है, काट दीजिए आप, ठीक है, काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4.54, ये आपका आ गया। अब मेरे दोस्त इसमें आपको याद रखना है, फ्यूज की रेटिंग आपको निकालना है, तो फ्यूज की रेटिंग जो है अधिकतम रेटिंग के साथ आप 1.21 का गुणा कर दीजिए, आपका जो है लगभग लगभग आ जाएगा 5.56 करीब करीब आ जाएगा। तो ये वाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रेटिंग, अधिकतम रेटिंग फ्यूज के साथ जो है, फ्यूज के साथ अधिकतम रेटिंग ली जाती है, याद रखें। जैसे उसका अधिकतम मान लिया जाता है तो उसको 1.21 के साथ गुणा किया जाता है, याद रखना है आपको। अगला जो सवाल है, नीचे किस प्रकार का उपकरण दिया गया है पूछा है, तो मेरे दोस्त ये जो उपकरण है, ठीक है, सभी को पता है, वायर स्ट्रिपर है, तार विगलक, विगलक जिसको बोला जाता है। अगला जो सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। देखिए धातुओं को काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग करेंगे, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका सवाल है, प्रतीप परिपथ का प्रयोग खालिस्तान बदलने के लिए किया जाता है, बोला है। प्रतीप परिपथ का प्रयोग खालिस्तान बदलने के लिए, देखिए प्रतीप को पहले आप देख लीजिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वर्टर सर्किट का यूज बोला है, ठीक है, इन्वर्टर परिपथ का यूज खालिस्तान को बदलने के लिए किया जाता है। इन्वर्टर का यूज आपको पता होगा मेरे दोस्त, इन्वर्टर जो होता है दिष्ट धारा को एसी प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपके घरों में भी इन्वर्टर लगा होगा मेरे दोस्त, डीसी सप्लाई आपकी बैटरी से आप डीसी सप्लाई उसको प्राप्त करेगा और उसको एसी सप्लाई में कन्वर्ट करके देगा आपको। अगला जो सवाल है, दिए गए परिपथ में शक्ति की गणना करें, बोला है, ठीक है, शक्ति की गणना करें। देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं मैं, चलिए शक्ति की गणना करें, बोला है, इसमें वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेज भी दिया हुआ है आपका, V दिया हुआ है 30 वोल्ट, और R का मान दिया है 5 किलो ओम, ठीक है, 5 किलो ओम दिया है। अब मेरे दोस्त शक्ति की गणना करना है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R,
ठीक है। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान 30 का गुणा 2 बार कर देंगे, बटे में आप आर का तो 5000 का आप इसमें जो है 5 किलो बोला है तो 5000 का आप इसमें भाग दे दे। चलिए दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो है ऊपर कितना बचेगा 9 और नीचे कितना बचेगा आपका 50। यहां तक क्लियर है। अब जो है आप 9 में 50 का भाग दे दीजिए। अब कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 0.180। ठीक है, 0.180 मतलब मिलीवाट आपका इसमें दिया हुआ है, मिलीवाट में आपका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है 180 मिलीवाट करके। कोई दिक्कत नहीं है, ए वाला करेक्ट आंसर है। अगला जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनित्र में संतोषप्रद, ठीक है, संतोषप्रद समांतर प्रचालन के लिए तुल्यकारियों की आवश्यकता नहीं होती है, पूछा है। देखिएगा निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनित्र में संतोषप्रद समांतर प्रचालन के लिए तुल्यकारियों की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए इसमें अंडर कंपाउंड जनरेटर में इस आपका आंसर दिया हुआ है 3 वाला। अगला जो सवाल है, भारत में तार स्थापना के लिए प्रयुक्त डी प्रकार के फ्लक्स का धारा अनुपातमांक रेटिंग क्या होगी। देखिए डी प्रकार के फ्लक्स का बोला है, डी प्रकार के प्लग का धारा रेटिंग क्या होगी। देखिए डी प्रकार के जो फ्लग होते हैं, प्लग्स जो होते हैं, प्लग बोला है प्लग, ठीक है, प्लग्स जो होंगे डी प्रकार के, इनकी धारा रेटिंग 5 एम्पियर होगी। ये जो है मेरे दोस्त, ये आपकी जो है करंट और वोल्टेज आपकी सॉरी, ये जो लैंप सर्किट के लिए होते हैं डी प्रकार के, लैंप सर्किट के लिए होंगे। ये पावर सर्किट, पावर प्लग नहीं होते हैं। पावर प्लग रहता तो चलो ठीक है 15 एम्पियर है, 16 एम्पियर आप इसकी रेटिंग मान सकते थे। ठीक है, ये आपके लाइट एंड फैन के परिपथ में प्रयोग होंगे ये प्लग, जिनकी रेटिंग आपकी जो है 5 एम्पियर की होती है। एसटीपी केबल में एसटीपी का पूर्ण स्वरूप क्या है, पूछा है, सील्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, ये जो नए टाइप के जो सवाल है मेरे दोस्त, जैसे एक एसटीपी है, इससे पहले आपने एक बैटरी में देखा था एसएलपी, एसएलपी सील्ड लेड एसिड बैटरी थे, एसएलपी जिसमें पूछा था बी, एसएलबी है, ठीक है, सील्ड लेड एसएलए ऐसे कुछ था, एसएलए था, सील्ड लेस लेड एसिड बैटरी थी, सील्ड लेड एसिड बैटरी। जैसे इसमें एसटीपी दिया हुआ है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर दिया हुआ है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर आपका एसटीपी, एसएलए आपका जो है सील्ड लेड एसिड बैटरी। ये कुछ नए टाइप के जो सिंबल है मेरे दोस्त, आपको इनको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लकड़ी या कागज जैसे सामान्य दहनशील पदार्थों के कारण लगने वाली आग को किस वर्ग में रखा जाता है। देखिए लकड़ी कागज सभी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। चलिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाले 5 एम्पियर के प्लग द्वारा दी जाने वाली अधिकतम शक्ति कितनी हो सकती है। देखिए रेटिंग आपकी दी हुई है मेरे दोस्त 220 वोल्ट आपकी वोल्टेज दी हुई है, 5 एम्पियर की करंट दी हुई है। ठीक है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, अधिकतम शक्ति कितनी होगी। अधिकतम शक्ति पावर इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, पावर इज इक्वल टू आपका V इंटू आई होता है एक तो। ठीक है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई आपका। ठीक है, अब आपका पावर इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा, आप निकाल लें मेरे दोस्त। ठीक है, V दिया हुआ है 220 और I दिया हुआ है 5, गुणा कर देंगे 1100 वाट आपकी पावर निकल जाएगी। सिंपल सा सवाल था। एचआरसी फ्यूज में एचआरसी का पूर्ण स्वरूप क्या है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, एचआरसी सभी को पता है, सिंपल सिंपल से सवाल थे। निम्नलिखित में से क्या एकल धारा मार्ग फेज मोटर का उदाहरण नहीं है। देखिए एकल धारा मार्ग फेज मोटर का उदाहरण नहीं, इसको सबसे पहले आप सिंगल पोल मोटर को पहले आप समझ जाइए, क्या बोला है, सिंगल फेज मोटर का उदाहरण नहीं है बोला है, सिंगल फेज मोटर का उदाहरण नहीं है। सिंगल फेज मोटर का उदाहरण तुल्यकालिक मोटर नहीं है। ठीक है, देखिए प्रेरण मोटर होती है सिंगल फेज, प्रतिकर्षण मोटर होती है, प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटर भी होती है। तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर जो है इसका उदाहरण नहीं है सिंगल फेज मोटर का, क्योंकि ये 3 फेज होती है, याद रखिए सिंक्रोनस मोटर जो है 3 फेज सप्लाई में चलती है। अगला जो सवाल है, तार स्थापना प्रणाली में खुला परिपथ निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। एक चालक टूट गया हो या पृथक हो गया हो। ठीक है, खुला परिपथ ओपन सर्किट बोला है, किसके लिए होगा, तो जब ओपन सर्किट कब होगा, या तो चालक टूट गया होगा या तो आपका अलग हो चुका होगा किसी परिपथ से, तब आपका ओपन सर्किट में धारा प्रवाह नहीं होता, याद रखें। देखिए ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट कैसे होगा, जैसे आपने यहां से इसको आपने वोल्टेज दिया, ठीक है, यहां से आपने इसको वोल्टेज, यहां पे आपको लैंप लगाना था, यहां से आपका ये ओपन हो गया, ये आपका ओपन सर्किट है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। क्लोज सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट जो होगा ये पूरा कंप्लीट होगा क्लोज, याद रखें।
चलिए, स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव खालिस्तान में होता है तो केवल वोल्टमीटर में होता है। मेरे दोस्त ये सवाल बहुत शानदार, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव जो है केवल और केवल वोल्टमीटर में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव। स्थिर उपकरण भी कहलाते हैं ये, याद रखें। चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। प्रचालन बलागुण को खालिस्तान भी कहा जाता है। प्रचालन बलागुण को खालिस्तान भी कहा जाता है। प्रचालन बलागुण को मेरे दोस्त विक्षेपण बलागुण कहा जाता है। इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रचालन बलागुण को जो है विक्षेपक बलागुण कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो आपका सवाल है मेरे दोस्त, देखिए, एक संधारित्र द्वारा 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा को 10 ओम की आवृत्ति के साथ प्रतिरोध प्रदान किया जाता है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज हो जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, आराम से आप समझिएगा। एक संधारित्र द्वारा 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा को 10 ओम की आवृत्ति के साथ 10 ओम की आवृत्ति के साथ प्रतिरोध प्रदान किया जाता है। यदि आवृत्ति बढ़कर 100 हर्ट्ज हो जाती है तो प्रतिरोध का मान कितना होगा मेरे दोस्त? आधा हो जाएगा। 10 ओम पहले था तो इसका आधा हो जाएगा 5 ओम, कोई तकलीफ नहीं है। अगला जो सवाल है आपका, एक थायरिस्टर में देखिए, एक थायरिस्टर में विसर्जन कोण वह कोण है जिस पर थायरिस्टर जो है चलना आरंभ करता है। शानदार सवाल था, यही वाला करेक्ट आंसर है, चलना आरंभ करता है। थायरिस्टर में प्रसर्जन जो कोण है वह कोण है जिस पर थायरिस्टर जो है आपका चलना आरंभ करता है, स्टार्ट होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक हीटर का आवश्यक घटक विद्युत तत्व एक प्रतिरोधक है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 220 वोल्ट पर 10 ओम प्रतिरोध के साथ एक टोस्टर द्वारा कितनी धारा का कर्षण होगा, पूछा है। ठीक है, धारा का कर्षण आई आपको निकालना है मेरे दोस्त। ठीक है, आई आप निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपन आर। वी का मान आपका 220 वोल्ट है, आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस काट दीजिए, आपका 22 आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। थ्योरी का लास्ट सवाल है, इलेक्ट्रिशियन की जो आपकी थ्योरी थी, जो थ्योरी से रिलेटेड जो 75 क्वेश्चन थे, उसका लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित आकृति के अनुसार 3 बल्ब एक 9 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बैटरी द्वारा कुल आपूर्तित धारा की गणना करें, बोला है। देखिए, 3 बल्ब आपके जुड़े हैं। ठीक है, 3 बल्ब आपके जुड़े हैं, 15 वाट और एक 10 वाट का जुड़ा है। तो देखिए, 15 वाट और एक जो 10 वाट का जो लैंप जुड़ा है, ये दोनों सीरीज में है, इसको भी आप समझ जाइए। ये दोनों आपके सीरीज में है मेरे दोस्त, और ये जो है आपका समांतर है। तो सबसे पहले सीरीज में आप निकाल लें, टोटल पावर कितनी हो जाएगी सीरीज में? सीरीज में पावर निकालने का सूत्र 1 बाई पी टी इज इक्वल टू 1 बाई पी वन प्लस 1 बाई पी टू। ठीक है, अब 1 बाई पी वन का मान 15, 1 बाई पी टू का मान आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 10, कितना आ जाएगा? 30। आपका लघुत्तम समापवर्तक 30 ले लो, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ठीक है, 5/30, आप जब पक्षांतर करेंगे 30 के बटे 5 हो जाएगा, 5 से आप काट दे। ठीक है, 5 छक 30, 6 आपका एक लैंप का आ जाएगी पावर। यहाँ पे अब इसके बदले आप क्या लगा लेंगे? 6 वाट की पावर आ गई। ठीक है, 6 वाट और ये 20 वाट दोनों समांतर में हो गए। ठीक है, दोनों आपके समांतर में हो गए तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? दोनों 5 छक 6 वाट का ये आ जाएगा, और ये आपका 20 वाट का। इसका दोस्तों डायरेक्टली इसमें दिया हुआ है कि पर ये जो रेजिस्टेंस, ये दोनों आपके तीनों पावर इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, तीनों पावर जुड़ के आपकी 45 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अपन गलत जा रहे थे, 45 आपकी पावर आ गई। अब मेरे दोस्त वोल्टेज आपकी जो दिया हुआ है 9 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, 9 वोल्ट आपकी वोल्टेज दिया हुआ है। पी इज इक्वल टू क्या होता है? वी इंटू आई। ठीक है, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है आपका। तीनों लैंपों की पावर समांतर में बोला है, इसलिए तीनों लैंपों की जो पावर है वो जुड़ जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, इसको सीरीज में अलग अलग निकाल रहे थे हम, लग के वैसा करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब P आपका दिया हुआ है 45 वाट की पावर आ गई, V आपका दिया हुआ है 9 वोल्ट, I आपको निकालना है, काट दीजिए, 9 5 45, 5 एम्पियर की धारा आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये जो नॉन टेक के सवाल थे मेरे दोस्त, नॉन टेक के किस टाइप के सवाल आए थे? देखिए, वैदिक देवी उषा निम्न में से किसकी देवी हैं? अरुणादय की। चलिए, शिवाजी के मराठों के राजा के रूप में कहां पर ताज पहनाया गया और छत्रपति की उपाधि दी गई थी? बोला है रायगढ़ में। ये आपके नॉन टेक के सवाल है, एक बार एक नजर में आप देख लें बस, जल्दी जल्दी। ब्रिटिश निर्वाचन क्षेत्र में ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? दादा भाई नौरोजी, याद रखें। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, चंपारण में, बिहार में। चलो, अगला जो सवाल है उसको भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोला है तो भारत एक राजशाही है। ये आपके न्यूमेरिकल सवाल है मेरे दोस्त, जो आप एक नजर में आप देख लें। पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों इसकी, टेलीग्राम की लिंक आपको दी हुई है, टेलीग्राम की लिंक आप ज्वाइन हो जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सारे
जो पीडीएफ है, टोटल पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही मिलती है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है मेरे दोस्त, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके दोस्त भाई लोग जो लाइनमैन की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है आप सब्सक्राइब कर दें और उनको शेयर जरूर कर दें। चलिए, धन्यवाद।